नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं निशान नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल को हम आज कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का क्या नाम होगा साथियों? उस टॉपिक का नाम होगा भारतीय अपवाद तंत्र। किसको कवर करेंगे आज हम कवर करेंगे भारतीय अपवाद तंत्र को। ठीक है, तो अपवाद तंत्र के अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे? अपवाद तंत्र के अंदर हम आज पढ़ेंगे भारत के अंदर नदियां। ठीक है, तो भारत के अंदर नदियों के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर नदियां कितने प्रकार की नदियों का निर्माण होता है, कहाँ कहाँ से निर्माण होता है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। उसके बारे में किताबी ज्ञान यानी स्लाइडों के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी साथियों नदियां बनती हैं तो नदियों का निर्माण दो तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है। पहला निर्माण होगा वो होगा किसी न किसी हिमनद से। कहाँ से होगा? किसी न किसी हिमनद से निर्माण होता है। हिमनद बर्फ होती है, बर्फ पिघलेगी तो वो किसी न किसी नदी का निर्माण करेगी, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये होती है वर्षा के कारण नदी का निर्माण हो गया। अभी वर्षा हुई और वर्षा के कारण नदियों का निर्माण हो जाता है। इन दो कंडीशनों की वजह से नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो नदियां पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है? भारत के अंदर नदियां पाई जाती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की साथियों? दो प्रकार की नदियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? एक को तो बोला जाता है हिमालयन, हिमालय नदियां। ठीक है, और दूसरी नदियां बोली जाती है उनको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। नदियों का निर्माण कैसे होता है? या तो किसी न किसी हिमनद से होगा या किसी न किसी वर्षा से होगा। ठीक है, भारत के अंदर एक तो होगा हिमालयन नदियां और दूसरी कौन सी होगी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अभी जितनी भी हिमालयन नदियां हैं भारत के अंदर, ठीक है, उन सबके एक एक करके नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयन नदियां होती है वो किसी न किसी कहाँ से निकलती है? हिमनद से निकलती है या ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? किसी न किसी हिमनद से निकलती है वो नदियां। किससे निकलती है साथियों? किसी न किसी हिमनद से नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, जितनी भी हिमालय से नदियां आएंगी किसी न किसी हिमनद से निकल के ही आएंगी। और यही नदियां आगे चल के क्या करती हैं? मैंने आपको बताया था हमारी जियोग्राफी का पार्ट नंबर 2, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं साथियों? उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां? हिमालयन नदियां, जो कहां से निकलती हैं? जो निकलती हैं किसी न किसी हिमनद से निकलती हैं। ठीक है, और ये नदियां कहाँ पे चली जाती हैं? कुछ नदियां इनमें से चली जाती है अरब सागर के अंदर और कुछ नदियां चली जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। दूसरा जो हमारा प्रकार था नदियों का वो था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निकलती है कहाँ से निकलती हैं? वो निकलती हैं, ज्यादातर नदियां निकलती हैं पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं ज्यादातर नदियां। ठीक है, अभी पश्चिमी घाट से ज्यादातर नदियां निकलेंगी तो वो कहाँ पे जाके गिरेंगी? इनमें से साथियों 70 से 80% नदियां जाएगी बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहाँ पे जाएगी? बंगाल की खाड़ी के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भारत की ढाल है वो पूर्व की तरफ ज्यादा है पश्चिम के मुकाबले। और 20% नदियां कहाँ पे जाएगी? 20% जाएगी अरब सागर के अंदर। कहाँ पे जाएगी? अरब सागर के अंदर। नर्मदा और तापी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपको आगे चल के जब नर्मदा और तापी नदियों के बारे में करवाऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है। ठीक है, दो प्रकार की नदियां होती है। कौन कौन सी? हिमालयन नदियां और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयन नदियां किसी न किसी हिमनद से निकलती है, बर्फ के पिघलने से निकलती है, किसी न किसी कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरी जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहाँ से बनती हैं? सर, वर्षा के कारण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टोटल भारत की नदियां या भारत के अपवाद तंत्र के ऊपर क्लास से रहेंगी हमारी कम से कम 4। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम हिमालय की नदियां, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप निरंतर इसकी कंटिन्यू क्लास लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय अपवाद तंत्र की। हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय अपवाद तंत्र के अंदर क्या दे रखा है? सबसे पहले अपवाद तंत्र को समझ लो। अपवाह तंत्र किसी भी देश के जल संसाधन की मात्रा तथा सिंचाई क्षमता के साथ साथ जल परिवहन तथा बस्तियों के विकास आदि को निर्धारित करता है। अपवाह तंत्र ज्यादातर किसको बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं जैसे अभी गंगा नदी है, गंगा नदी की जितनी भी लंबाई है वो लंबाई भारत के अंदर कितनी है?
ठीक है, जितना भी क्षेत्र गंगा नदी का आता है उसको गंगा नदी का अपवाद तंत्र बोला जाएगा। तो सेम वही कंडीशन है, ठीक है। किसी भी देश के जल संसाधन की मात्रा तथा सिंचाई क्षमता के साथ साथ, नदियों से जल प्राप्त होता है, सिंचाई क्षमता के साथ साथ जल परिवहन तथा बस्तियों के विकास आदि को भी निर्धारित करते हैं। भारत में उच्चावच के आधार पर दो प्रमुख अपवाद तंत्रों का विकास हुआ है, जिनमें से हिमालय अपवाद तंत्र तथा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र कहा जाता है। भारत के अंदर कितने अपवाद तंत्र हैं? 2 अपवाद तंत्र हैं। कौन कौन से? मैंने आपको अभी अभी बताया था। एक तो हो जाएगा हिमालय अपवाद तंत्र और दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों? दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र हो जाएगा। कितने अपवाद तंत्र हैं? 2 अपवाद तंत्र हैं। पहला कौन सा है? हिमालयन अपवाद तंत्र, और दूसरा कौन सा है साथियों? दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या देखते हैं साथियों। इसके अंदर अगर हम नोट करें तो इसके अंदर भारतीय अपवाद तंत्र के बारे में बात करेंगे। भारत के कुल अपवाद क्षेत्र के लगभग 77% भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं। यानी जितना भी भारत का आप मान के चलते हैं हम, अगर 100% भारत का अपवाद तंत्र क्षेत्र है, 100 में से 77% जो अपवाद तंत्र आता है वो एक तो आता है गंगा नदी का, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है, और तीसरी महानदी का, और चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी आपकी कृष्णा नदी। कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी। ये 4 नदियां, और इनमें से एक आप और शामिल कर सकते हो जिसको बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है, या इंडस नदी, इनको आप शामिल कर सकते हो। यानी ये 5 नदियां भारत के अपवाद तंत्र के 77% भूभाग का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। जिनमें से सिंधु, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं साथियों हिमालय से। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। महानदी और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती हैं साथियों? ये निकलती हैं पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकलती हैं साथियों? ये निकलती हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से। आदि नदियां शामिल है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। जिसके अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर जल विसर्जित करती है, आपको पता है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि सारी नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर। लेकिन सिंधु नदियां इनमें से, इसीलिए मैंने आपको अलग लिखाई है। कहाँ पे? अरब सागर के अंदर ये जाके गिरती है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि 23% क्षेत्र में सिंधु, नर्मदा, तापी, महानदी, पेरियर नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। अब ये अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां ये रही, जिसके अंदर सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां हैं जो अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? अरब सागर के अंदर गिराती हैं। भारत की अधिकांश मुख्य नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय है। अधिकांश जो भारत के अंदर मुख्य नदियां हैं ना, जिसके अपवाद क्षेत्र के अंदर जो नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो नदियां कहाँ से निकलती हैं? वो नदियां निकलती हैं साथियों, ज्यादातर नदियां कहाँ से निकलती हैं? ज्यादातर नदियां निकलती हैं हिमालय से, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के अंदर विसर्जित करती है। कहाँ से करती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर घेर देगी, या ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे घेर देगी? अरब सागर के अंदर घेर देगी, ठीक है। तो ये देख लेना, ये है हमारा भारत का अपवाद तंत्र। ये आपको भारत के अपवाद तंत्र के अंदर ये जितना भी आपको अपवाद तंत्र ये नजर आ रहा है, ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी तंत्र, इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से निकलता है? ये यहाँ से निकलता है तिब्बत से। कहाँ से निकलता है साथियों? तिब्बत से इसका उद्गम स्थल है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ये दूसरी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमालय से। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। हिमालय से कहाँ से निकलती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हिमालय अपवाद तंत्र, ठीक है। 2 नंबर पे जो आएगा हमारा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र आएगा। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की नदियां नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये मेन नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की। हिमालय की 3 मेन है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आपको 2 भागों के अंदर मैं बांट के पढ़ाऊंगा। हिमालय की नदियां जिसके अंदर सिंधु नदी आ जाएगी, गंगा नदी आ जाएगी और ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंदर बाकी अन्य नदियां आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हुआ तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपके सामने आ सकती है, ठीक है साथियों। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। कहां से निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं कहां से निकलती हैं? मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था। पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है? 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ, करवाया था ना पश्चिमी घाट। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर उन 5 राज्यों के नाम बताओगे कहाँ कहाँ पे पश्चिमी घाट फैला हुआ है, ठीक है। और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है, परंतु कुछ नदियां पश्चिमी घाट की ओर से निकलकर अरब सागर में मिलती हैं।
और इसी प्रकार का अपवाद नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। मैंने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, अपना जल गिराती हैं अरब सागर के अंदर। कहाँ पे गिराती हैं साथियों, अरब सागर के अंदर। लेकिन बाकी जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं वो कहाँ पे गिराती हैं अपना जल, वो गिराती हैं साथियों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण करेंगे तो उद्गम की दृष्टि से भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। मैं आपको अभी तक यही पढ़ाते आया हूं, दो भागों के अंदर। उत्तरी अफवाह तंत्र या जिसको बोल सकते हैं हिमालयन अफवाह तंत्र, जिसके अंदर जो मेन नदियां हो जाएंगी सिंधु हो जाएगी, गंगा हो जाएगी और ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, जिसके अंदर सिंधु नदी के बारे में आज हम मेन चर्चा, मेन जो हमारा टारगेट रहेगा सिंधु नदी को पढ़ना ही हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, इसके बाद में कल की क्लास के अंदर गंगा और परसों की क्लास के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र यह सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से कहां से निकलती है, हिमालय नदियां तंत्र का ये भाग है। कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उन सभी बड़ी नदियों में से एक नदी है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, यानी कुल लंबाई है। और भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, भारत के अंदर इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर। कितनी है साथियों, भारत के अंदर इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। भारत के अंदर यह हिमालय की नदियां है ना, हिमालय की नदियों की अगर हम बात करें तो ये हिमालय की नदियां मैंने आपको करवाया था अभी, ये हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियों में से ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये सबसे पश्चिमी भाग है ना, सबसे पश्चिमी भी है सबसे उत्तरी भी है। तो हिमालय की नदियों की बात करें तो सबसे पश्चिमी भाग कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिमी भाग हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र का। कौन सा, किसका हो जाएगा साथियों, सिंधु नदी तंत्र का सबसे पश्चिमी भाग हो जाएगा। भारत में यह नदियां में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के पोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। कहां से होता है इसका उद्गम स्थल, कैलाश पर्वत श्रेणी। अभी कैलाश पर्वत श्रेणी अगर आपने मेरी हिमालय की क्लास ली होगी तो कैलाश पर्वत श्रेणी समझने के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर मैंने आपको बता रखा था, जब हिमालय को हमने 5 भागों के अंदर बांटा था, कौन कौन से, ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक और पूर्वांचल। ट्रांस को आगे हमने 4 भागों के अंदर बांटा था, जिसका एक श्रेणी का क्या नाम था, यहाँ पे जो भारत के अंदर नहीं थी, कैलाश श्रेणी। उसी कैलाश श्रेणी के पास में बोखरचू के निकट एक हिमनद से किसका निर्माण होता है साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। किसका है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। कहां से, कैलाश पर्वत श्रेणी के पोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्गम स्थल होता है। आपको पता होना चाहिए कैलाश हिमालय के बारे में, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको हिमालय करवाया हुआ है। ठीक है, अभी ये देख लेना, ये इधर चीन है, इधर यहाँ पे तिब्बत है, तो यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी है, मैंने आपको करवाई थी। यहाँ पे कैलाश, जास्कर, लद्दाख, और ये याद आ रही है ना। कैलाश पर्वत श्रेणी के एक बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तो ये सारी की सारी क्या है, इंडस नदी है, यानी सिंधु नदी है। क्या है ये, सिंधु नदी है। ये आपको भारत की अगर सीमा नजर आ रही है तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी भारतीय सीमा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, भारतीय सीमा। तो भारत के अंदर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो है 709 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी साथियों, 709 किलोमीटर हो जाएगी। यानी सिंधु नदी की भारत के अंदर टोटल लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 709। अगर कुल लंबाई की बात करें इसकी तो कितनी हो जाएगी साथियों, 2880 किलोमीटर लंबी ये नदी हो जाएगी। ठीक है, कहां से निर्माण होता है, लद्दाख के, कहां से निर्माण होता है, कैलाश से निर्माण होता है इसका। कहां से होता है, कैलाश पर्वत से। ठीक है, कैलाश पर्वत से होता है। कैलाश पर्वत के निकट एक है, क्या है, बोखरचू।
ठीक है। उसके निकट एक हिमनद है, हिमनद से इस नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। ठीक है। इसके बाद में सिंधु की सहायक नदियां, मैंने आपको बता दिया ये सारा का सारा सिंधु नदी यहाँ पे कैलाश पर्वत की श्रेणी से निकलती है। ठीक है। और इसके बाद में सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु नदी बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुज्जा, नुब्रा, शिगार। अंततः यह नदियां कटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इनमें से मिलती है, और यह दक्षिण की ओर से बहती हैं, बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद में क्या करती हैं, जल प्राप्त करती हैं। अब ये जितनी भी नुब्रा, सियाग, ये सारी की सारी नदियों का मैंने नाम लिया, तो ये कहाँ से निकलती हैं, ये कोई ना कोई तो इस साइड से आएगी, ये उत्तरी इस साइड से नहीं आएगी, ये उस साइड से नदियां आके सिंधु के अंदर मिलेंगी। ठीक है। जितनी भी ये नदियों का नाम लिया है, कौन कौन सी नदियां, जैसे श्योक होगी, गिलगित होगी, जास्कर होगी, नुब्रा होगी, शिगार होगी, ये सारी की सारी नदियां कहाँ से आएंगी, ये सारी की सारी नदियां ऊपर से, यानी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से ऊपर से नदियां आके किसके अंदर मिलेगी, सिंधु नदी के अंदर मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो श्योक नदी कहाँ से निकलती है, रीमो हिमनद से, तथा नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। इनकी दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो ऊपर से आके इसके अंदर मिलती है, एक तो नुब्रा नदी और दूसरी श्योक नदी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये दोनों नदियां किसकी सहायक है, तो किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, ये नदियां हो जाएगी साथियों सिंधु की सहायक नदियां हो जाएगी, श्योक नदी और नुब्रा नदी। पंचनद पंजाब नाम की 5 मुख्य नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। अंततः यह सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। ये भी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, और कौन सी हो जाएगी, सतलज, व्यास हो जाएगी, रावी हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी, और ठीक है, झेलम हो जाएगी। ये 5 नदियां हैं, इनको आप याद रख सकते हो कैसे, JCBRS। ठीक है। ये झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज, JCBRS से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इन्हीं में से पूछा जाता है, ये 5 नदियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर वाली नदियां जो ऊपर से आके सिंधु के अंदर मिलती हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता उनके ऊपर। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा जेल सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी JCBRS, JCBRS से आप इनको याद रख सकते हो, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। ठीक है। आप इनको याद ऐसे रख सकते हो, इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं को आपको पढ़ना है। झेलम नदी, झेलम नदी जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल, पीर पंजाल अगर आपने पढ़ा होगा ना, पीर पंजाल मैंने आपको बताया था पीर पंजाल पहाड़ी के बारे में। ठीक है। कहाँ पे है ये, मध्य हिमालय के अंदर है। कहाँ पे है, मध्य हिमालय, गिरिपद के स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है, झेलम नदी किस झरने से निकलती है, तो ये निकलती है बैरीनाग झरने से। कहाँ से निकलती है साथियों, बैरीनाग झरने से इस नदी का उद्गम स्थान होता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुल्लर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में तंग के निकट एक चेनाब नदी में मिलती है और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। कितनी है, 724 किलोमीटर है। यानी ये किसकी सहायक नदी है, ये सिंधु की है। लेकिन सिंधु से मिलने से पहले, सिंधु के अंदर मिलने से पहले यह नदी किसके अंदर मिलेगी, यह नदी मिलेगी चेनाब के अंदर। कहाँ पे मिलेगी, चेनाब नदी के अंदर मिलेगी, और फिर चेनाब आगे चल के किसके अंदर मिल जाएगी साथियों, सिंधु नदी के अंदर मिल जाएगी। तो ये आप डायग्राम के अंदर भी समझ सकते हो। ये रही झेलम, यहां से निकलती है, कहां से निकलती है, यहां से पीर पंजाल, ये कौन सा स्थान हो जाएगा, पीर पंजाल से निकलती है और यहाँ पे जाते हुए ये आगे चल के किसके अंदर मिलगी, ये चिनाब के अंदर यहाँ पे जाके मिलगी, और चिनाब आगे चल के किसके अंदर, चिनाब आगे चल के मिलेगा इंडस के अंदर, यानी सिंधु के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। तो जो झेलम नदी है सीधी इंडस नदी के अंदर या सिंधु नदी के अंदर नहीं मिलती, किसके अंदर मिलके मिलती है, चिनाब के अंदर पहले मिलती है, उसके बाद में वो नदी आगे चल के उसके अंदर मिलेगी। तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी चिनाब। चिनाब, इसका और कोई नाम पूछे तो आस्कनी और चंद्रभाग, इसका 2 मुख्य नाम है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह, चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। किसकी, चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। ये सरिताएं हिमालय प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह भागा शिगरी ग्लेशियर से
बहुत अधिक मात्रा में जल प्राप्त करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर भारत में बहती है। कितनी है? 1180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, किसके अंदर? भारत के अंदर। ठीक है, निकलती कहाँ से है? यह निकलती है दो चंद्रा और भागा, दो सरिताओं से मिलती बनती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 1800 किलोमीटर इसकी टोटल क्या हो जाएगी साथियों? इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ चंद्रा और भागा, दो सरिताओं से इसका निर्माण होता है। और ये भारत के अंदर, इसकी भारत के अंदर टोटल लेंथ कितनी है? 1180 किलोमीटर इसकी भारत के अंदर टोटल लेंथ है। कुल लंबाई इसकी पूछे तो टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी साथियों? 1800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1800 किलोमीटर इसकी टोटल क्या हो जाएगी साथियों? लेंथ हो जाएगी। ठीक है, या लंबाई की बात करें तो 1800 इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, कौन सी पढ़ ली? झेलम पढ़ ली, चिनाब पढ़ ली। अब बारी किसकी है? ब्यास की। ये देख लेना, ये एक तो झेलम नदी सीधी कहाँ पे जाएगी? पाकिस्तान के अंदर, और ये चिनाब नदी सीधी पाकिस्तान के अंदर जाएगी। अभी जो ब्यास नदी को हम पढ़ेंगे ना, ब्यास नदी सीधे इसके सॉरी रावी को पढ़ेंगे ना, रावी के बाद में ब्यास को पढ़ेंगे। रावी नदी, रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है। मैंने आपको जब भारत के मुख्य 10 या 12 दर्रे करवाए थे ना, वीडियो पढ़ा है इसके नाना क्लासेस इंडियन जियोग्राफी की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, उन दर्रों के अंदर मैंने रोहतांग दर्रा करवाया था। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहते हुए बहती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? कुल लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? टोटल लेंथ की बात करें तो कितनी हो जाएगी साथियों? 725 किलोमीटर हो जाएगी। और यह कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से यह नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इस नदी का क्या होता है? इस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, 3 नदियां पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली है? तीनों की तीनों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले झेलम, चेनाब, और कौन सी पढ़ ली? रावी पढ़ ली। ठीक है, झेलम पढ़ ली, चिनाब पढ़ ली, और कौन सी पढ़ ली? रावी नदियां पढ़ ली। ये तीनों की तीनों किसकी हैं? ये तीनों की तीनों सिंधु की सहायक नदियां हैं। अभी दो और बचेगी। कौन कौन सी बचेगी? अभी एक आएगी ब्यास। ठीक है, तो ये देख लेना, ये रावी नदी है। यहाँ से इसका जो रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा, यहाँ से इसका क्या होता है? दर्रों से इसका निर्माण होता है, उद्गम स्थल है। और ये आगे चल के किसके अंदर मिल जाती है? ये आगे चलकर मिल जाती है चिनाब के अंदर। किसके अंदर मिल जाएगी साथियों? ये आगे चल के भी चिनाब के अंदर मिल जाएगी। आगे जो हमारी सहायक नदी है सिंधु की, वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी व्यास नदी। कौन सी हो जाएगी? ब्यास नदी हो जाएगी। ब्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो रोहतांग दर्रों के निकट व्यास कुंड से निकलती है। अभी रोहतांग दर्रे से दूसरी नदी निकल रही है। ठीक है, ये पहली नदी कौन सी निकलती थी? रोहतांग दर्रे से पहली नदी निकलती थी रावी। पहली कौन सी निकलती थी? पहली निकलती थी रावी। दूसरी कौन सी निकल रही है? दूसरी व्यास निकल रही है। ठीक है, यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारंगी के में महाकुंड का निर्माण करती है। धौलाधर श्रेणी से गुजरती है और दो महाकुंडों का निर्माण करती है, काती और लारंगी। आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ से निकलती है इतना पता होना चाहिए। भारत के अंदर टोटल लेंथ पता होनी चाहिए, और आगे चल के किस नदी के अंदर मिलके सिंधु नदी के अंदर मिलती है, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा लारंगी महाकुंड का निर्माण कौन सी नदी करती है, ऐसा नहीं पूछता, ना ही आज तक क्वेश्चन आया ही ऐसा। निर्माण करती है। यह पंजाब पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान मैंने आपको करवाए हुए हैं ना, उत्तर भारत के मैदान प्रवेश करती है। यहाँ हरीके बांध के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। इसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 460 किलोमीटर है। ये पूरी की पूरी नदी, 5 नदियां मैंने आपको करवाई थी, झेलम, व्यास, रावी, सतलुज, और ये 5 नदियां हैं। इन पांचों में से ये एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में शुरू होकर भारत में ही खत्म हो रही है। ठीक है, बाकी नदियां भारत से शुरू होकर पाकिस्तान में जाके जो सिंधु के अंदर मिलती थी, लेकिन ये नदी भारत से शुरू होकर भारत में ही खत्म हो रही है। पूरी की पूरी देशभक्त नदी है ये। ठीक है, देशभक्त नदी। ठीक है, नेक्स्ट,
ये देख लेना, ये यहाँ से शुरू होती है रोहतांग दर्रे के पास से और आगे चल के किसके अंदर मिल जाती है, सतलुज के अंदर मिल जाती है। ठीक है, पंजाब के अंदर यहाँ पे हरीके बांध के पास में सतलुज के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, भारत के अंदर शुरू और भारत के अंदर ही खत्म। कौन सी नदी, ब्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी भारत से शुरू होती है और भारत के अंदर ही क्या हो जाएगी साथियों, खत्म हो जाएगी। अभी लास्ट बच गई सतलुज। सतलुज तिब्बत में, सतलुज की टोटल कहाँ पे है, सतलुज तिब्बत में 4630 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट रॉकस्टाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रॉकस्टाल से निकलती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है। कितनी बहती है, 400 किलोमीटर भारत के अंदर सिंधु नदी के समांतर बहती है, भारत के अंदर प्रवेश करने से पहले। ठीक है, यानी भारत के अंदर प्रवेश करने से पहले का क्या मतलब हो जाएगा साथियों, मैंने आपको बताया था। ये देख लेना, यहां से ही उसका निर्माण होता है, यहां से ही इसका निर्माण हो रहा है। ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सिंधु नदी। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सतलज नदी। तो भारत के अंदर ये प्रवेश करने से पहले इसकी टोटल लंबाई तिब्बत के अंदर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 400 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 400 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी भारत में प्रवेश करने से पहले ही। ठीक है, यानी ये सिंधु के बराबर ही बहती है भारत के अंदर प्रवेश करने से पहले, दोनों की लंबाई एक समान ही है। ठीक है साथियों, ठीक है, एक समांतर बहती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना तंत्र का पोषण करती है कौन सी नदी, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी ये देख लेना, यहाँ से तिब्बत से मानसरोवर राकस्थाल से निकलती है। राकस्थाल से इसका उद्गम स्थल होता है। ये भारत से प्रवेश करने से पहले टोटल ये कितना बह लेती है, 400 किलोमीटर। आगे चल के इसके अंदर ब्यास नदी मिल जाती है, फिर ये आगे चल के किसके अंदर मिल जाएगी, ये आगे चल के मिल जाएगी साथियों इंडस के अंदर। किसके अंदर मिल जाएगी, सिंधु नदी के अंदर ये आगे चल के मिल जाएगी। लुधियाना और फिरोजपुर इस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। पंजाब का एक तो लुधियाना और दूसरा फिरोजपुर, दोनों के दोनों शहर हैं वो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो कितनी हो जाएगी साथियों, टोटल लेंथ की बात करें 1450 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1450, यानी 400 किलोमीटर ये भारत से पहले ही बह लेती है। ठीक है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई सिंधु जल संधि के अनुसार भारत के लोग सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का केवल 20% ही जल उपयोग में कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब। कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का, एक तो हो जाएगी सिंधु, झेलम और चेनाब, ये तीनों नदियों का कितने प्रतिशत जल हम उपयोग में कर सकते हैं, 20% उपयोग में। कब समझौता हुआ था, 1960 के अंदर समझौता किया गया था। ठीक है साथियों, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास थी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है। सिंधु नदी के अंदर बहुत सी नदियां मिलती हैं, आपको टोटल लेंथ इसकी पता होनी चाहिए, सिंधु नदी की टोटल लेंथ। ठीक है, कहाँ से निकलती है, टोटल लेंथ। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ के बारे में अगर हम जाने तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी साथियों, 2800 और कुछ किलोमीटर इसकी मैंने आपको बताया था। ठीक है, टोटल लेंथ के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें सिंधु नदी, टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी 2880 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, आप इसको JCBRS, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। क्वेश्चन इन्हीं नदियों से आता है और सारी की सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, किसी न किसी हिमालय से निकलती हैं, किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है साथियों, भारत कितने प्रतिशत इसका जल उपयोग में कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 20% जल इसका उपयोग कर सकता है। तो जो हिमालय का नदी तंत्र था उसको 3 भागों के अंदर बांटा था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी को आज हमने पढ़ लिया, कल जो हम पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र को, और फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। और उसके बाद में एक कंबाइन वीडियो के अंदर हम इनके ऊपर जो चल रही सरकार के द्वारा परियोजनाएं हैं उनके ऊपर एक क्लास इनके द्वारा मैं ले लूंगा। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।